हेलो, वेलकम टू ऑल ए प्लस द्रोणा। आपका अपना चैनल बायोलॉजी का पॉडकास्ट जारी है। 6 वॉल्यूम आ चुका है। यह है आपका 7वां वॉल्यूम। आज है 2 अगस्त और अब फिर से शुरू कर रहे हैं। देखो, गाना सुनोगे तो गाना याद होगा, म्यूज़िक के साथ साथ रैप सुनोगे तो रैप याद होगा, बायोलॉजी सुनोगे तो बायोलॉजी याद होगा। यही कुछ सोच कर आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। लगातार 11 सितंबर तक आप ये ऑडियो सिर्फ सुनते रहो, सब कुछ तैयार होता जाएगा। ठीक है, रिपीट मोड में, मतलब सारे वॉल्यूम डेली सुनिए, डेली देते रहिए। भले आप एक को अल्टरनेट कर लीजिए। 5 वॉल्यूम 6 वॉल्यूम आ चुके हैं। ये आपका जो नेक्स्ट वॉल्यूम अभी मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लास में पिछली बताया कि सी काऊ को हम लोग जो है जानते हैं कि वो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो गया है। क्यों एक्सटिंक्ट हुआ है, उसका रीज़न क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। उसी तरीके से पैसेंजर पिजन भी यहाँ पर एक्सप्लॉयट हो चुका है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन सबसे बड़ा रीज़न होता है किसका? बायोडाइवर्सिटी लॉस का। बायोडाइवर्सिटी लॉस के 4 मेजर कारण होते हैं, रीज़न होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एविल क्वाड्रेट। ठीक है, टेप वर्म को हम लोग टिनिया कहते हैं, जो कि किसका मेंबर होता है? प्लेटीहेल्मिन्थिस का मेंबर होता है। ठीक है, और ये बात सिलेंट्रेटा क्या होता है यहाँ पर? सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ठीक है, आप पढ़ते हो इसमें। हाइड्रा जो होता है वो सिलेंट्रेटा का मेंबर होता है। हाइड्रा में बडिंग पाई जाती है। प्लीरोब्रैकिया, टीनोप्लेना, ये सब टीनोफोरा के मेंबर होते हैं। ठीक है, अब एक बात सुनिएगा, पढ़ाया तो मैंने बहुत है, बताया बहुत है। ठीक है, हिप्पोक्रेट को हम लोग क्या फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, चरक को हम लोग फादर ऑफ आयुर्वेदा कहते हैं, और रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी नॉन लिविंग में, और लिविंग सेल में किया था एंटॉन वॉन लीवेनहॉक। फादर ऑफ साइटोलॉजी भी उन्हीं को कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी इसीलिए उन्हीं को कहते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा, है ना। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहते हैं? तो चूँकि सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था, इसीलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहते हैं। ठीक है, लैंडस्टीनर जो है ब्लड ग्रुप के फादर हैं। अब ब्लड ग्रुप जो होता है कितने तरह का होता है? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, 4 तरह के फिनोटाइप देखने को मिलते हैं। और अगर जीनोटाइप्स आपसे पूछे तो याद रखिएगा 6 जीनोटाइप होते हैं। ठीक है, 6 जीनोटाइप होते हैं, 4 फिनोटाइप होते हैं, है ना। फादर ऑफ साइंस कौन है? एरिस्टोटल हैं। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? टी.एच. मॉर्गन है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो बुक थी, उसके लेखक कौन थे? उसके लेखक कौन थे? डार्विन थे उसके लेखक। फादर ऑफ स्पेसीज के डार्विन थे, 1859 में इन्होंने लिखा था। और जो मेंडल थे, उन्होंने पी यानी कि पाइसम सेटाइवम पे काम किया था। उसके 7 जो है यहाँ पे उन्होंने ट्रेड पे काम किया, 7 कैरेक्टर पे काम किया था, और हर ट्रेड में 2 कैरेक्टर उन्होंने लिया था। जैसे हाइट क्या हो गया? 1 कैरेक्टर हो गया। अब टाल होना, ड्वार्फ होना क्या हो गया? ट्रेट हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ों को लिया था। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन जो होते हैं वहाँ पे सिर्फ प्लांट्स होते हैं, ये एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर आता है। और जो नेशनल पार्क वगैरह होते हैं, ये सब इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर आता है। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया था वो लीनियस ने दिया था। ठीक है, जो कि अब आगे जो है फिर आ गया था आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि दिया था बेंथम एंड हुकर ने दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि सल्फ़र और फास्फोरस, जो कि क्या है? इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। सल्फ़र और फास्फोरस, इनका रिजर्वायर जो होता है वो क्या होता है? रॉक इनका रिजर्वायर होता है। इस बात को क्लियर रखिएगा। देखिए, नाइट्रोजन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है किसका? प्रोटीन का इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है ना। और याद रखिएगा, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, याद रखिएगा। हर एक स्टोमा जो होता है वो गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है, और गार्ड सेल जो होता है वो बीन शेप्ड होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। बुल्ली फार्म सेल क्या होता है ना, ये पाया जाता है किसमें? मोनोकाट आइसोबायलेटरल लीफ में पाया जाता है। ठीक है, और सब्सिडरी सेल कहाँ पाया जाता है? स्टोमेटा में पाया जाता है, याद रखिएगा इस बात को। कॉम्प्लीमेंट्री सेल कहाँ पाया जाता है? लेंटी सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल कहाँ पाया जाता है? लेंटी सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, इस बात पे क्लियर रहिएगा। अब देखिए, जब रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर सेल की डिस्कवरी की, फिर एक थ्योरी वहाँ पर आती है। सेल थ्योरी किसने दिया था? तो याद रखिएगा, सिल्डन एंड स्वान ने दिया था सेल थ्योरी। और जो सिल्डन थे, मैथियास सिल्डन, वो क्या थे? जर्मन बोटेनिस्ट थे।
और जो स्वान थे वो क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया था, रुडोल्फ विर्को ने, और उन्होंने ही बताया था कि आखिर सेल अराइज कैसे होता है। तो याद रखिएगा ओमनिस सेलुला ई सेलुला जो बातें कही थी वो रुडोल्फ विर्को ने 1855 में ये बात बोली थी। और उन्होंने कहा था कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये सब बातें उन्होंने की थी। गोल्गी अपैरेटस में 2 फेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस फेस जो होता है वो फार्मिंग फेस होता है, कॉन्वेक्स होता है, और जो ट्रांस फेस होता है वो कॉन्केव होता है, ये मैच्योरिंग फेस होता है। यानी कि सिस फेस जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर फार्मिंग फेस होता है, और जो ट्रांस फेस होता है वो क्या होता है, यहाँ पर मैच्योरिंग फेस होता है। ठीक है, तो अब देखिए जो सिलिया और फ्लैजिला आपने सुना होगा जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इनके जो कोर होती है, इनका जो कोर होता है उस कोर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोनीम कहते हैं। याद रखिएगा एक्सोनीमे कहते हैं, है ना। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं यानी कि बैक्टीरिया वगैरह जो जिसके सोल मेंबर होते हैं, जिनमें माइकोप्लाज्मा होता है, बार बार कहता हूँ माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन रह लेता है। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट और एनिमल दोनों को ये इफेक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा इनके मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता है। अब जब बात मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कर रहा हूँ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंपोनेंट कितने होते हैं, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम प्रोटीन और लिपिड होता है, इसीलिए कहते हैं लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन यहाँ पर बनी हुई नज़र आती है। ठीक है, और थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी होता है। लगभग 52% प्रोटीन होता है, 40% कार्बोहाइड्रेट होता है, रिमेनिंग वहाँ पे शुगर होता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट का रोल क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट का रोल होता है स्टोरेज में। याद रखिएगा स्टोरेज में ल्यूकोप्लास्ट का रोल क्या होता है, स्टोरेज में होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट का रोल क्या होता है, ये कलरिंग पिगमेंट होता है। और क्लोरोफिल तो आप जानते ही हो, ऑलरेडी ये कराते हैं। तो ये सब कहलाते क्या है, प्लास्टिड। चाहे वो क्लोरोफिल हो गया, चाहे क्रोमोप्लास्ट हो गया, चाहे आपका ल्यूकोप्लास्ट हो गया। ठीक है, तो ये प्लास्टिड होते हैं। अब प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं, प्लांट में होते हैं। किसी भी एनिमल में प्लास्टिड यहाँ पर हमें दिखता नहीं है। अब एनिमल में सेंट्रियोल होता है, प्लांट में नहीं होता है। एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। प्लांट की सेल में बहुत बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है, एनिमल में ये वैक्यूल नहीं पाया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको यहाँ पर याद रखती हैं। अब जो सैटेलाइट क्रोमोजोम होता है जो कि ऊपर पाया जाता है इसके क्रोमोजोम के, वो मच मोर डेवलप्ड होता है। इस बात पे आप लोग क्लियर रहिएगा। अगर हम लोग एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल देखें, एक सेल के अंदर कौन सबसे ज़्यादा होता है, तो याद रखिएगा वाटर सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा होता है वाटर, फिर होता है प्रोटीन, फिर होता है क्या, आपका न्यूक्लिक एसिड, फिर होता है कार्बोहाइड्रेट, फिर क्या होता है लिपिड, फिर होता है सबसे कम क्या होता है आयन। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, W यानी कि वाटर, P फॉर प्रोटीन, P, N यानी कि न्यूक्लिक एसिड, C मतलब कार्बोहाइड्रेट, L मतलब लिपिड, I मतलब आयंस। तो WPNCLI, सबसे ज़्यादा W और सबसे कम I हो जाएगा, याद रखिएगा। GLUT4 एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर बढ़ाता है। ठीक है, ये सब प्रोटीन है। चाहे कोलेजन क्या हो गया, ये भी प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन यहाँ पर दिखाई देता है एनिमल्स में, कोलेजन। और ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। ठीक है, अब एंजाइम बात हो रही तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम को छोड़ के बाकी सारे प्रोटीन होते हैं, ये बात ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब टायरोसिन को हम लोग Y से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। एक वर्ड में रिप्रेजेंट करना हो टायरोसिन को तो हम लोग Y से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हर एंजाइम में प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टर्सरी होता है, और हीमोग्लोबिन में प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वाटर्नरी होता है। ये भी बात आपके दिमाग में घूमती रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए प्रोफेज जो होता है, डिवीजन होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इस 4 फेज होते हैं हर डिवीजन में। ठीक है, तो जो प्रोफेज होता है वहाँ पर क्रोमोजोम का कंडेंसेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है, और जो सेंट्रियोल होते हैं वो टुवर्ड्स अपोजिट पोल मूव कर जाते हैं। बस यही बात मैं आपसे कहना चाहता था। अब लास्ट 2 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, याद रखिएगा। प्रोरेनिन जो एंजाइम होता है जो कि मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है, ये सेक्रेट होता है जाइमोजेन सेल से।
कहाँ से? जाइमोजेन सेल से। और जो स्पिंक्चर ऑफ ओडाई होता है वो कहाँ मौजूद होता है? तो जहाँ पेनक्रियाज खुल रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ मौजूद होता है, यानी कि हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग में वहाँ मौजूद होता है। जब भी प्रोटीन की बॉडी में कमी हो जाती है तो ऐसे लोगों को कौन सी बीमारी हो जाती है? क्वासियोरकर। तो मेरस्मस, क्वासियोरकर 2 बीमारी आप पढ़ते हैं। तो खाली प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर होता है, और कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबकी कमी अगर हो जाए तो उसको मेरस्मस हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा फैट जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होते हैं, और फैट और सेलुलोज जो होते हैं वो जब खाते हैं हम लोग फैट और सेलुलोज वो स्टमक तक पहुँचते हैं बिना डाइजेशन के। कार्बोहाइड्रेट मुँह में ही 30% डाइजेस्ट हो जाता है, मुँह में सेलिवरी अमाइलेज सीक्रेट हो जाता है, लेकिन फैट और सेलुलोज जो होते हैं वो स्टमक में जाने के बाद ही डाइजेस्ट होते हैं। और जो सीलेंट्रेटा होता है या हाइड्रा का मेंबर होता है या टीनोफोरा होता है, उनमें इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, दोनों तरह के डाइजेशन वहाँ पे होते हैं। अब बात करती है एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल में कुल 4 लेयर होते हैं: सेरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा और सबसे अंदर वाला म्यूकोसा। सबसे बाहर वाला सेरोसा, सबसे अंदर वाला म्यूकोसा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? सेरोसा S, मस्कुलैरिस M, सब म्यूकोसा SM, और नीचे से म्यूकोसा M, तो SMS S। ठीक है, सबसे अंदर क्या होगा? म्यूकोसा M हो जाएगा, और सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? बाहर क्या हो जाएगा? सेरोसा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो जाएगा? ड्यूडेनम। ठीक है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन का काम यहीं पर होता है। बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, कोई भी एंजाइम बाइल जूस में प्रेजेंट नहीं होता है। और गैल ब्लैडर से जो भी डक्ट निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट कहते हैं। और जो लीवर होता है उसमें 2 लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। जो डक्ट निकलता है उसको हम लोग हिपैटिक डक्ट कहते हैं, जहाँ पे वहाँ से सारा डक्ट जो होता है वो सिस्टिक डक्ट से मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाता है। याद रखिएगा, लीवर की बात कर रहा हूँ तो लीवर हमारा डायफ्राम से अटैच होता है, यहाँ पर डायफ्राम से अटैच होता है फैल्सीपेरम लिगामेंट से। किससे? फैल्सीपेरम लिगामेंट से। याद रखिएगा, डायफ्राम लंग के नीचे होता है, ये ऊपर का रीजन थोरैक्स होता है, नीचे का एब्डोमेन होता है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे होता है। अब पेप्सिन जो हार्मोन होता है, आप सुनते हो कोई भी हार्मोन क्या कहते? GEN लगाओ, जेन लगाओ, तो याद रखना वो किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में है। तो पेप्सिन जो होता है, जो एंजाइम होता है प्रोटियोलिटिक, जो कि स्टमक में सिक्रेट होता है, याद रखिएगा पेप्सिन स्टमक में सिक्रेट होता है, और ट्रिप्सिन जो होता है वो कहाँ सिक्रेट होता है? आपका पेनक्रियाज से आता है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। पेप्सिन कुछ काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। हार्डेस्ट जो पार्ट होता है हमारी बॉडी का टूथ का वो होता है इनेमल होता है। ठीक है, हार्डेस्ट पार्ट। तो ये कुछ बातें आज मैंने आपको बताई। आई होप बहुत कुछ कवर किया होगा आपने। लगे रहिए, बने रहिए, बहुत कुछ बताते जाऊँगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना यार, क्या बार बार बोलूँ इस बात को। थैंक यू।